डायरी एरर में। सुरेश जो काम की तलाश में आज बम्बई जाने वाला था। गांव में कई सालों से बारिश अच्छी ना होने के कारण गांव में सूखे के हालात हो चुके थे। फसल भी अब अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी। अब 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। इन सब से परेशान होकर सुरेश आज बम्बई जाने का फैसला करता है। उसके गांव से स्टेशन लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। गाड़ी तकरीबन सुबह 5 बजे की है। स्टेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने घर से निकलने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे रात होने से पहले वह जंगल पार करना था। सुरेश बचपन से ही यही सुनता आया था कि कई वर्षों पहले उस जंगल के बीच में कुछ इंसानों को जिंदा जला दिया गया है, जिनकी रूह आज भी उस जंगल में भटकती है। इस बात से उसकी पत्नी शारदा को भी बहुत डर लग रहा था, पर क्या करें, पेट की भूख इन सबसे ज़्यादा भयानक नजर आती है। सुरेश अपना सारा सामान अपने थैले में डालकर अपनी माँ के पैरों को छूता है और अपनी पत्नी की आंखों में देखकर जैसे उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हो। इनकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। पति और पत्नी दोनों की आंखें नम थी और मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था, फिर भी बहुत सी बातें आपस में कह रहे थे। सुरेश अपना बैग उठाकर स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि वह रात होने से पहले उस जंगल को पार कर ले। उसके कदम तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग कुछ घंटों के सफ़र के बाद वह जंगल में पहुंच जाता है, पर लगता है जैसे सूरज आज जल्दी ही छिप गया है। वह जंगल मानो जैसे अंधेरे की काली चादर को ओढ़ता जा रहा है। सुरेश के कदम ज़्यादा तेजी से चलने की कोशिश करते हैं, पर अंधेरे का साम्राज्य उसके कदमों से ज़्यादा तेज चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। अब सुरेश के कदम भी धीरे हो गए थे। सुरेश जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। अब उसे डर लगने लगा था। चारों तरफ अंधेरे के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और सुरेश को अपने कदमों की आठ से भी अब डर लगने लगा था। सुरेश को लगभग अपने से कुछ ही दूरी पर एक और शख्स चलता हुआ नजर आता है। वह अपनी गति से तेज चलता है और उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। वह जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसके कानों में एक जोर से ताली की आवाज़ आती है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। उसको लग रहा था जैसे यह रात उसकी आज की आखिरी रात है। पर आवाज़ जैसे ही उसके पास पहुंचती है, उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसके कंधे पर एक झोली टंगी हुई है। देखने में वह फ़कीर तो लग रहा था, पर उसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भी कोई मुसाफिर हो। वह सुरेश के पास आकर उसको कहता है कि उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जंगल में एक और ताली की आवाज़ गूंजने लगती है। मुसाफिर सुरेश को कहता है कि वह इस आवाज़ पर ध्यान ना दे और उसके साथ आगे बढ़ता चले, पर आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। वह डरता डरता मुसाफिर के साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद मुसाफिर उसको कहता है कि वह पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर ले। इतने में मुसाफिर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर उनमें आग लगा देता है। सुरेश को डर था कहीं यह मुसाफिर कोई भूत प्रेत तो नहीं, पर मुसाफिर उसके मन की शंका को भाप जाता है और सुरेश से कहता है कि उसका नाम इलियास है। अगर आपको इलियास के बारे में जानना है तो मेरी पहली कहानी को अवश्य सुने, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वह कई सालों के बाद अपने घर जा रहा है और सुरेश को कुछ अपने बारे में बताने के लिए कहता है, और वह उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वह क्यों गांव छोड़कर ना चाहते हुए भी जा रहा है। तभी इलियास अपने चारों तरफ देखने लगता है और अपनी झोली से एक छोटी सी छड़ी निकालता है, जिसके चारों तरफ कुछ अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है।
उस छड़ी को सुरेश को देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस छड़ी को छोड़ना नहीं है। सुरेश जैसे ही छड़ी को पकड़ता है उसके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। सुरेश को भी वह सब दिखने लगता है जो इलियास देख रहा था। उसके चारों तरफ आग से जले हुए, जिनके शरीर से उनकी खाल आग से पिघलती हुई नजर आ रही थी। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सुरेश डर के मारे वहां से भागना चाहता था, पर इलियास उसे कहता है वह जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। उसके हाथ में जो छड़ी है वह अभिमंत्रित है। वह जब तक उसके हाथ में रहेगी उसे कोई भी छू नहीं सकता। तभी दोबारा से एक ताली की आवाज़ गूंजती है। वह सब इलियास की तरफ बढ़ने लगते हैं। इलियास अपने हाथ को ऊपर उठाता है। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल बहते हुए लावा की तरह हो जाती हैं। जैसे ही कोई भी प्रेत उसको छूने की कोशिश करता है, इलियास का शरीर उसको अपने अंदर ही समा लेता था। भयानक प्रेत आत्माओं की आवाज़ सारे जंगल में गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे इलियास का शरीर इन आत्माओं का भूखा हो। तभी एक और ताली की आवाज़ इलियास के कानों में दोबारा सुनाई देती है। यह ताली इतनी भयानक होती है, इस बार इलियास भी कांप जाता है। तभी सारे जंगल में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है और इलियास को महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। इलियास जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, इतना भयानक नज़ारा देखकर वह भी एक बार डर जाता है। एक ऐसा काला साया जिसकी आंखों में कीड़े चल रहे हैं, उसके बदन से खाल ऐसे टपक रही है जैसे कोई जिंदा इंसान जल रहा हो। तभी वह दोबारा से ताली बजाता है और इलियास को कुछ याद आता है। कहीं यह उसका वो चेला तो नहीं जिसने उसे कल की शक्तियों के गलत इस्तेमाल की वजह से अपने पास से भगा दिया था, जो एक किन्नर था। वह आज उसे इस रूप में मिलेगा, उसने यह कभी सोचा ही नहीं था। इलियास अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर कोई मंत्र बोलता है। इलियास अपने मंत्र को पूरा करता इससे पहले ही किन्नर प्रेत की ताली उसको हिला देती है। जो इलियास बड़ी से बड़ी काली शक्तियों से नहीं डरा, आज वो एक किन्नर प्रेत की ताली से सहम गया था। इलियास जितनी बार भी अपने मंत्रों की शक्ति से उसे बांधने का प्रयास करता, वह उतनी बार निराश हो रहा था। किन्नर की ताली पूरे जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई रूह को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी इलियास की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है। किन्नर के शरीर से नीचे गिरते हुए कीड़े साथ वाले पेड़ की तरफ जा रहे थे। अब इलियास को समझ आ चुका था उस पर उसके किसी भी मंत्र का असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर अभी भी मौजूद था, जिस वजह से उसकी ताकत इलियास पर भारी पड़ रही थी। तभी इलियास उसके शरीर की तरफ जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। यह देखकर किन्नर अपनी पूरी ताकत से इलियास के ऊपर हमला करता है और इलियास को उसके शरीर से दूर फेंक देता है। सुरेश यह सब देखकर समझ नहीं रहा था कि अब वह क्या करे। इलियास सुरेश को कहता है कि वह छड़ी के एक सिरे को आग लगा ले और जब वह उससे कहे तो साथ वाले पेड़ पर छड़ी को गाड़ दे। और इलियास जैसे ही दोबारा मंत्र पढ़ता है और वह किन्नर प्रेत ताली बजाने के लिए जैसे ही अपने हाथों को उठाता है, इलियास सुरेश को इशारा करता है और सुरेश जल्दी से उस छड़ी में आग लगाकर उस पेड़ पर गाड़ देता है। तभी छड़ी से बहुत सारी रोशनियां निकलती हैं और उस पेड़ को एकदम आग की लपटों में घेर लेती हैं। और इधर किन्नर का शरीर भी आग से जलने लगता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही वह पेड़ जलकर राख होता है, वैसे ही किन्नर का आतंक भी उस जंगल से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इलियास सुरेश को कहता है कि अब वह उसे कभी अपना गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह इस जंगल से गुजर रही नदी का थोड़ा सा हिस्सा गांव की तरफ मुड़वा देगा। ऐसा कहते ही इलियास अपने झोले से एक छड़ी निकालता है और अपने साथी प्रेत को वह काम करने के लिए कह देता है।